single and double bonds. Okay, so aromatic compounds क्या हुए? Those compounds having a ring of carbon atom. It may be benzene, it may not be benzene also. Okay, but उसकी दो क्राइटेरिया रहती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की. नंबर एक, स्ट्रक्चर जो है उसका प्लानर होना चाहिए. नंबर टू, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होने चाहिए. और नंबर थ्री, हक्केल रूल ओबे करना चाहिए. ये हम डिटेल में करेंगे जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे. नाउ फॉर टुडे हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो नॉमेनक्लेचर होती है उसको साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए के जैसे ही करते हैं. जैसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स का हमने करा था वैसे ही करते हैं. बट इन दिस केस कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग IUPAC नेम के बजाय कॉमन नेम से बुलाना प्रेफर करते हैं. Because number one, they are easier and those are the names which are used worldwide. Okay, so we need to know them. जैसे for example, we will do one by one. The first one, that is benzene. ये हमने सारे करे हैं. अगर दो rings हैं तो then this is naphthalene. अगर तीन रिंग्स है तो दिस इज नोन एज एंथ्रासीन. ठीक है. अब अगर हम इसकी पोजीशनिंग चेंज कर दें, दैट इज कि हमारे पास इस तरह से हम रिंग्स को प्लेस करें तो इसे हम बुलाते हैं फिनाइलथ्रीन. ठीक है. उसी तरह से अगर सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर CH3 प्रेजेंट है then this is known as टॉलीन. अगर दो CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है then this is known as orthoxylene. ठीक है. अगर यही CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इसे हम बुलाएंगे मेटाजाइलीन. ठीक है. अगर यही पैरा पे पोजीशन पे प्रेजेंट है then this is known as paraxylene. ठीक है. If we have OH group, phenol. If we have both OH and CH3, इसे हम बुलाते हैं ऑर्थोक्रिसोल. और सिमिलर मैनर में जब ये शिफ्ट होते जाएंगे तो मेटाक्रिसोल यहां आ गया और पैराक्रिसोल यहां आ गया. ठीक है. फिर अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो दिस इज नोन एज बेंज़ल्डिहाइड. बेंज़ल्डिहाइड. ठीक है. अगर COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड. अगर COOH ग्रुप पैरा पोजीशन पे डाई है हमारे पास, जैसे ये आ गया COOH और ये आ गया COOH, दो ग्रुप्स प्रेजेंट है तो इसे हम बुलाते हैं टरथैलिक एसिड. ठीक है. then it is known as टरथैलिक एसिड. अगर
कीटोन प्रेजेंट है या एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है COCH3, तो इसे हम बुला रहे हैं एसिटोफिनोल। एसिटोफिनोल, राइट। अगर यहां पे मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम बुलाते हैं एनिसोल। और अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम बुला रहे हैं एनिलिन। सो दीज आर अ फ्यू कॉमन नेम्स जो कि हम यूज करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो कि हम चैप्टर के साथ साथ करते रहेंगे, ठीक। सो टुडे वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, और यू कैन से द नेक्स्ट चैप्टर which is C04, फोर्थ चैप्टर है ये, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, what do you understand by the term isomerism? आइसोमेरिज्म क्या होता है कि there are certain compounds जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है, राइट। अब वो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, दैट इज ऑब्वियसली ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अगर फंक्शनल ग्रुप्स अलग होंगे या उनका कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग होगा या जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उसकी अरेंजमेंट अलग होगी, तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती है। सच मॉलिक्यूल्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, they are known as isomers, and the process is known as isomerism. So isomers या isomerism हुआ क्या? It is the process of molecules having same molecular formula but, right, that is known as isomerism. Isomerism दो तरह का होता है। The first type which is known as structural or constitutional. Structural or constitutional isomerism. Structural और constitutional isomerism में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट में फर्क हो सकता है, तो हम इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए बुलाते हैं कि जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो भी अलग हो सकते हैं, राइट। जैसे फंक्शनल ग्रुप एक में कुछ है और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप कुछ और है, तो इसलिए हम उसको क्या बुला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 तरह का होता है, right? तो first one which we are going to do, that is known as chain isomerism. Chain isomerism क्या हुआ? In this case, the chain is going to be different. Molecular formula same है, but chain जो है वो different हो जाती है। जैसे for example, हमारे पास एक कंपाउंड है C4H10, right? This is butane. So butane जो है वो exist करता है as this, as a normal chain. इसे हम क्या बुलाते हैं, N-butane, right? और इसकी चेन अलग हो सकती है as this. इसका UPAC नेम ब्यूटेन होगा, इसका UPAC नेम 2-मिथाइल प्रोपेन होगा, ठीक है। या इसको अगर कॉमनली हम बुलाएं तो इट इज नोन एज आइसोब्यूटेन, ठीक है। उसी तरह से एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं C5H12,
Pentane. Yes. Pentane can exist in a straight chain. CH3, CH2, 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 CH3. ठीक है, दिस इज नॉर्मल पेंटेन. इसका आइसोमर बना लेते हैं 2-methyl butane. This is known as isopentane. 2-methyl butane isopentane. ठीक है, और अगर इसकी एक और हम ब्रांचिंग कर दें तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, इसे हम बुलाते हैं नियो पेंटेन. नियो पेंटेन, राइट. और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन. अब जब चेन आइसोमर्स बनते हैं तो क्योंकि ब्रांचिंग हो रही है तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते चले जाते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है. अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी देयर माइट बी सम ऑल्टरेशन. ठीक है, अब another thing which you have to remember कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते चले जाएंगे. मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये वाला आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ब्यूटेन 2 शो कर रहा है, फिर उसके बाद पेंटेन जो है वो 3 शो कर रहा है. तो जब हम हेक्सेन पे जाते हैं तो हेक्सेन 5 शो करता है. ठीक है, हेक्सेन के बाद हेप्टेन आ गया, हेप्टेन 9 शो करेगा, राइट. हेप्टेन के बाद आ गया ऑक्टेन, ऑक्टेन 18 शो करता है, 18 चेन आइसोमर्स. ठीक है, ऑक्टेन के बाद आ गया नॉनेन, नॉनेन 35 करता है. ठीक है, एंड द लास्ट वन व्हिच इज डेकेन, डेकेन 75 आइसोमर्स शो करता है, राइट. सो ये आपको याद रखना है 5, 9, 18, 35 एंड 75. अगर ऐसे याद नहीं रख सकते हो तो 5 2 10 करके याद रख लेना. नेक्स्ट जो उसका होमोलोगस सीरीज आ गया ना, हेक्सेन, हेप्टेन 10 - 1, फिर 9 2 18, 18 2 36, 36 - 1, 35 2 70 + 5 75. सो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि उसमें आप बनाने तो नहीं बैठोगे ना आइसोमर. अगर क्वेश्चन आ गया कि हेप्टेन के कितने चेन आइसोमर्स होते हैं तो बनाने तो नहीं बैठोगे, तो डेकेड से ज्यादा भी हमारे को आते हैं. सो दीज नंबर्स यू हैव टू मेमोराइज. ठीक, सेकंड जो आइसोमर आता है दैट इज नोन एज पोजीशन आइसोमर. पोजीशन आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है पर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, राइट. सो इन दिस केस द पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स चेंजेस. इस पे पोजीशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी चेंज हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की भी चेंज हो सकती है, और सब्स्टिट्यूएंट की भी चेंज हो सकती है, और साइड चेन की भी चेंज हो सकती है. जहां पे भी पोजीशन चेंज होगी उसको हम अंडर पोजीशन आइसोमर ही लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH Cl CH2 CH3. दिस इज 2-chlorobutane. अब क्लोरीन की अगर हम पोजीशन चेंज कर दें तो वी विल हैव CH2 Cl CH2 CH2 and CH3. This is known as 1-chlorobutane. ठीक है, क्लियर हो गया. So this is what position isomer is. तो position isomers में position of the double bond, triple bond, position of the side chain, position of the substituent और position of the functional group might change. ठीक है,
Then the third type of isomer which we are going to do, that is known as functional isomer. Structural isomer के अंदर ही कर रहे हैं सारे हम. The next one is third functional isomer. Okay, अब functional isomer में क्या होगा? The functional group that is going to change, right? functional group जब change होता है, जैसे for example हम कहते हैं कि alcohols and ethers, they are functional isomers of each other. In this case, functional isomers की chemical properties भी अलग होंगी, methods of preparations भी अलग होंगे और physical properties भी अलग होंगी. ठीक है? So alcohols and ethers मतलब अगर suppose हम ले रहे हैं ये एक compound, what is going to be the name? Ethanol, right? इसका जो functional isomer होगा that is going to be methoxymethane. अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का देखो तो इसका 1 2 C2 आ गया, H3O और इसका भी सेम आ जाएगा C2H6O. So they have the same molecular formula but they have different functional group. Okay, so alcohols and ethers दोनों एक दूसरे के functional isomers हैं. उसी तरह से aldehydes and ketones, aldehydes and ketones भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. This is propanol, right? और इसका जो आइसोमर आ जाएगा that is going to be propanol. प्रोपेनल एंड प्रोपेनोल. ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए. क्लियर हो गया? नाउ फंक्शनल आइसोमर आप एक छोटा सा इसमें टेबल बना लो. अगर हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स मतलब जनरल फॉर्मूला हमें दिया हुआ है CnH2n. ओके, अगर जनरल फॉर्मूला हमें दिया है CnH2n तो इसके जो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी एल्कीन एंड साइक्लो. ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज प्रोपीन. जनरल फॉर्मूला देखो ये फॉलो करता है CnH2n. C कितने 3 और H 6 होने चाहिए, 3 4 5 6 है. इसका जो फंक्शनल आइसोमर होगा दैट इज गोइंग टू बी साइक्लोप्रोपेन. देखो सेम मोलर फॉर्मूला आ रहा है ना, C3H6, राइट? अगर हमारे पास है सेकेंड CnH2n-2, अगर ये हमारा फॉर्मूला बनता है कंपाउंड का तो इसके जो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे दैट विल बी एल्काइन साइक्लोएल्कीन एंड एल्काडाइन. Alkadiene, right? Alkadiene means it has 2 double bonds. Okay, let's take an example. हम ब्यूटाइन ले लेते हैं. CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3. देखो सबसे पहले आपने कंसिडर करना है कि क्या ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है. तो हमारे पास कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6. सो बन रहा है ना C4H6 आ रहा है. 2 4 8 -2 बन रहा है. अब इसके जो आइसोमर बनेंगे दैट इज गोइंग टू बी साइक्लोएल्कीन. तो साइक्लोएल्कीन का मतलब दिस साइक्लोब्यूटीन बनेगा इसका आइसोमर एक.
ठीक है, और दूसरा आ गया अल्काडाइन। अल्काडाइन मीन्स राइट, सो ये तीनों इसके आइसोमर्स बन जाते हैं। देन इफ वी हैव द फॉर्मूला CN थर्ड, ये आपके शॉर्टकट्स हैं लर्न करने के लिए, वहां पे तुम आइसोमर्स बना बना के नहीं देख सकते ना। सो ये आपने फॉर्मूला के बेसिस पे फिर देखना है कि उसके जनरली जो इसमें से क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इसके कितने आइसोमर्स होंगे, राइट। सो फंक्शनल आइसोमर्स जब हम कर रहे हैं तो वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इतने हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज CnH2n+2O। सपोज हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है, तो इसके जो फंक्शनल आइसोमर्स हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिए। Alcohol and ethers, they will fall under this formula, right? The next अगर हमें फॉर्मूला दिया है CnH2nO, CnH2nO, तो इसका होगा एल्डिहाइड कीटोन, ये भी हमने ऑलरेडी कर लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 5 अगर हमें दिया है CnH2nO2, ओके, अगर हमें ये दिया है तो इसके बनेंगे जो आपके फंक्शनल आइसोमर्स वो लिख लो, एसिड, एस्टर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, acid, ester and carbonyl compounds, right? So this is how you can manipulate कि कितने isomers, functional isomers एक given compound के बन सकते हैं। The fourth type of isomer which we are going to do, that is known as metamerism. Metamerism, मेटामेरिज्म जो है वो उन फंक्शनल ग्रुप्स में होता है जो कि नॉन टर्मिनल होते हैं। नॉन टर्मिनल भी वो वाले जो सेंटर में आते हैं, ठीक है, सेंटर में मतलब इन बिटवीन द कार्बन चेन। सेंटर डज नॉट मीन कि दोनों साइड कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होने चाहिए, दे कम इन बिटवीन द कार्बन चेन, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ दिस कैन बी ईथर्स, जो कि मेटामेरिज्म शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3, CH2O, CH2, CH3. This is known as ethoxyethane, right? Ethoxyethane. अब ये जो ethoxyethane है, इसका मेटामर क्या होगा? आप देख लो कि इसमें ऑक्सीजन के इस साइड 2 कार्बन एटम्स हैं और ऑक्सीजन के इस साइड भी 2 कार्बन एटम्स हैं। ethoxyethane का जो आइसोमर हुआ उसमें शिफ्टिंग ऑफ one of the alkyl group takes place on the other side. This is known as methoxypropane. Methoxypropane, ठीक है। ईथर्स के बाद एस्टर्स भी ये वाला शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल we have CH3, CH2, COO, CH3। हमने कहा था उस दिन कि जो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है एल्काइल ग्रुप, उसको एज हम एल्काइल लेते हैं और बाकी को एज हम OH चेन लेते हैं। सो ये क्या आ जाएगा? मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। अब यहां से कार्बन एटम उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा CH3, COO, CH2, CH3, then this is known as ethyl, ठीक है। The next
कीटोन्स भी शो करेगा ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, this is pentane 2-ol. ओके, अगर हम इसको शिफ्ट कर दें then this will become pentane 2-ol, right? अब इसको जो कीटोन्स है स्पेसिफिकली, इसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं विद पोजीशन आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम पोजीशन आइसोमर भी बुलाते हैं। बट इन केस ऑफ कीटोन्स, जब आपको ऑप्शंस मेटामेरिज्म भी उसमें दी गई होगी, तो कीटोन को हम जो शिफ्टिंग है प्रेफरेबली हम उसको एज अ मेटामर लेते हैं एंड नॉट एज अ पोजीशन आइसोमर। इन केस आपको मेटामर की या मेटामेरिज्म की ऑप्शन नहीं दे रखी, तब आपने पोजीशन इसको टिक करना है, ठीक है। पर अगर मेटामेरिज्म दे रखी होगी तो डेफिनेटली दिस विल ओनली कम अंडर मेटामेरिज्म, तब आप पोजीशन आइसोमेरिज्म को इग्नोर करोगे, ठीक है, समझ आ गया। देन द फिफ्थ वन दैट इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? टॉटोमेरिज्म में simultaneous shifting of the pi electron and hydrogen is going to take place, right? ये जो आइसोमर होता है ये एक डायनामिक आइसोमर है, जिसमें एक जो आइसोमर है वो दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है ऑल द टाइम, ओके। और सबसे जो एक इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हो कॉमन एग्जांपल इसका है दैट इज नोन एज keto-enol tautomerism. If you want to write down the definition of tautomerism, लिख लो, the isomerism arising due to spontaneous interconversion of two isomeric forms with different functional groups into one another. ठीक है, and this isomerism is considered as constitutional isomerism, right? इसमें दो फॉर्म्स रहते हैं, one which is known as the keto form, इस तरह से मैं CH3 ग्रुप को शो कर रही हूं, दिस इज द कीटो प्रोपेनॉल, राइट। और हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सो जो इसका आइसोमर बनेगा that is going to be enol, ene and ol together, ठीक है। so this is the keto and this is the enol. now a few points which you have to write in this, you can write number 1, tautomerism exists in dynamic equilibrium. number 2, the enolic form gives color with neutral FeCl3, which is a test for enolic compounds. Also it gives the bromine water test, which is a test for unsaturation. ठीक है, सो इसकी वजह से होता है।
नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ इनोल, तो हम कीटो और इनोल में बोलते हैं कि ऑलवेज द इनोल इज more stable. There are two reasons to this. So लिखो first reason क्या है? Enol is more stable because it is conjugated. It is conjugated or is resonantly stabilized. Or is resonantly stabilized. So we are taking over here a diketo जो कि इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सो ये कैसे रेजोनेंटली स्टेबलाइज्ड है वो हम देखते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे and this is bonded to hydrogen, ठीक है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। सो जब हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसकी शो करेंगे तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो ऑक्सीजन वाला है दैट कैन बी शिफ्टेड ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो पहले इसको हम शो करते हैं। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा दैट इज गोइंग टू बी CH3C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक, क्योंकि ये यहां से शिफ्ट हो रहा है, CH3 यहाँ पे 4 शो करो, 6 शो कर दिया गलती से, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड। सो यहां से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां चला गया और ये यहां चला गया, तो इसकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई, राइट। अब सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इनोलिक फॉर्म का बनता है दैट इज गोइंग टू बी CH3CO, राइट, विद अ नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे भी आप नेगेटिव चार्ज शो कर सकते हो ऑन दिस कार्बन एटम, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH C एंड CH3। इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज हम शो कर रहे हैं, पर हमको स्टेबलाइज करना है तो पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ शो करेंगे फिर, ये तो स्टेबल नहीं ना हुआ, नेगेटिवली चार्ज हो गया, न्यूट्रल होना चाहिए, तो इसको हमको पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे शो करेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पे आएगा, राइट। तो फर्स्ट जो इसकी कंडीशन होती है, या हम रीजन दे रहे हैं कि व्हाई द इनोल फॉर्म is more stabilized, that is because of resonance, and second it forms intramolecular hydrogen bonding. It forms intramolecular hydrogen bonding. तो intramolecular hydrogen bonding किसके बीच में बन सकता है, ये वाला O और ये वाला H। सो हमारे पास ये आ गया CH3C डबल बॉन्ड O CH, फिर उसके बाद COH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द इनोल फॉर्म, राइट। सो यहां पे हम बोलते हैं कि देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दैट हाइड्रोजन, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सो इनोलिक फॉर्म इज मच स्टेबल देन द कीटो फॉर्म। हैव यू अंडरस्टूड। सो इसमें आपको कैसे स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं,
रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं इस तरह के, इसमें आपको कीटो का भी आएगा और इनोल का भी आएगा और पूछेंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, राइट। या इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हमने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में देखी है अभी तक। ओके, सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इसमें भी हो सकती है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके।